हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल हम सब के लिए मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जिस भी क्लास में हैं वो वहाँ पर पूरी सफलता अपनी पाएँ। लास्ट ईयर आपके सपोर्ट के लिए आपको थैंक यू। ये न्यू ईयर में मेरी पहली वीडियो है और टॉपिक वही, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं सैम्पल प्रोजेक्ट बनाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम 11th क्लास में अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है वो 11th का, वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और क्लास 11th। तो आज की जो ये वीडियो है मेरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम अपनी वीडियो में देखते हैं कि हम इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंगली और इससे अपनी नॉलेज को कैसे एनहेंस कर पाएंगे वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, शुरू के पोर्शन जो है, ये जो हमारा फ्रंट पेज है, ये हमारे फ्रंट पेज पे ये इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें देनी होती है। स्कूल का नेम, हमारा रोल नंबर, स्टूडेंट का, सेशन और अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट किसके ऊपर है। जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव है तो आप यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव लिखेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स का नाम आता है, स्टूडेंट अपना नाम लिखता है और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं हमारे, उनका नाम आता है, क्योंकि हम उन्हीं को सबमिट कर रहे हैं। फाइल जब आप लेंगे तो एक जो पेज होगा वो लाइन वाला होगा और एक पेज जो होगा वो ब्लैंक होगा या वाइट होगा, जिसके ऊपर हमें अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिंग करनी है। फ्रंट पेज के बाद एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। इस एक्नॉलेजमेंट में हम यही कहते हैं कि जो भी ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो जो हमारे अकाउंटेंसी टीचर्स हैं और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मैम, जो भी हैं, सर या मैम दोनों हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर गाइडेंस में उनके थ्रू हमने इसको बनाया है। तो उनके बिना ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये इतना बढ़िया या इतना नॉलेजेबल नहीं बन सकता था। तो एक्नॉलेजमेंट दी जाती है उनकी गाइडेंस को जो उन्होंने हमें दी है। साइन कर देते हैं, स्टूडेंट के साइन होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है जो सब्जेक्ट टीचर देते हैं। सब्जेक्ट टीचर अपने साइन कर देते हैं, लिख देते हैं कि आपका नाम लिख देंगे, क्लास 11th है, सेक्शन जोन सा भी है वो लिख देंगे, कॉमर्स के बच्चे हैं और ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है ये हमारी गाइडेंस और सुपरविज़न में बनाया है और प्रॉपर केयर की है, CBSE के नॉर्म्स को फॉलो किया है और ओरिजिनल व्यू दिया है, मतलब कि ओरिजिनल डाटा हमने इसमें यूज़ किया है। अब ऑब्वियसली है, फिर नेक्स्ट जो पेज आएगा वो ये बताएगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है और उस कंपनी का जो आपने लिया है आर्टिफिशियल है, जैसे मैंने लिया है। अब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि जो बिजनेसेस हम ले सकते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक जो एग्जांपल दिया हुआ है गवर्नमेंट उसने CBSE के द्वारा, वो यही है डिपार्टमेंटल स्टोर, तो मैंने उसको ले लिया है। आप मल्टीपल हैं, आपके पास ऑप्शन, आप उसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर लिया। अब इंडेक्स का मतलब वो यहाँ पर आप वो डिटेल लिखेंगे, आपको पता है ऑलरेडी, आप बनाते हैं, सब्जेक्ट टीचर यहाँ साइन कर देते हैं कि किस पेज पर क्या चीज़ है और वो किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक जो है वो डिटेल है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। फिर वही हम शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। हम लिखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है अमेय डिपार्टमेंटल स्टोर, जो बिज़नेस का नाम है, इसके ऊपर हम बना रहे हैं। ये सब ये पेजेस हैं, ये लाइनिंग वाले पेज होंगे, लाइन वाले पेज होंगे। आपकी बात याद रखिएगा, इसमें थोड़ा ना ब्लैंक जो पेज हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप आसपास जो भी हैं, जैसे मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर लिया है तो डिपार्टमेंटल स्टोर की आपके आसपास जो डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे वहाँ से आप उनकी पिक लेकर या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। उन डिपार्टमेंटल स्टोर में उनके नेम को चेंज कर जो है उस आर्टिफिशियल पर्सन का नाम लिख दीजिएगा। आर्टिफिशियल नहीं है, वैसे तो ये रियल है, बट अभी क्योंकि मैंने बिजनेस नहीं है तो मैंने वो एक आर्टिफिशियल बिजनेस नेम लिया है। तो आप उस अपने आर्टिफिशियल बिजनेस नेम को वहाँ पर उस डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ अटैच कर लिख देंगे। तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा जिससे जो भी हमारे ब्लैंक पेज हैं उस पर हमारी जो पिक्स हैं वो मिले। अब वो पिक्स किस तरीके से आपको कन्वर्ट करनी है इसको आपको देखना है। बस यही एक काम है जो इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके करना है। बाकी कोई भी पेज आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। ये आपको लाइनिंग वाले पेज पे यूज़ करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द बिजनेस और दैट इज़ टेकन बाय द मिस्टर अमेय, जो उसके ओनर हैं। तो ये ओनर हैं और ओनर ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने का डिसीजन लिया है
और क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ स्टार्टिंग से लेके और जब तक हम फाइनेंशियल अपनी जो स्टेटमेंट है उनको नहीं बना देते, जब तक हम सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बस ये इस प्रोजेक्ट का है। तो थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट होता है बट ये आपको सिखाएगा बहुत कुछ, तो वो ही हम सीखेंगे। देखिए तो मैंने क्या किया, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है तो मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने 500 स्क्वायर फीट का स्पेस ले लिया ग्राउंड फ्लोर पर और इसको मैंने रेंट पे लिया। अब जब रेंट पे लूँगा तो मुझे लीज एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं शुरू करूँ और 6 महीने बाद वो मुझे वहाँ से निकाल दे। तो इसलिए मैंने लीज रेंट एग्रीमेंट किया जो 5 साल तक का है, मतलब कि 5 साल तक मैं इस पर्टिकुलर स्पेस को यूज़ कर सकता हूँ। और क्योंकि बिजनेस में इसीलिए खोल रहा हूँ कि वो लंबे समय तक चलेगा, तो इसलिए हमने 5 साल का भी क्या किया है, लीज रेंट एग्रीमेंट किया है और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी हमने जमा कराई है। और ये एग्री हुआ है हमारे बीच में, ओनर और जो अमे हैं उनके बीच में, कि 50,000 का हम रेंट पे करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आप देखोगे, जब हम क्वेश्चन के एंड की तरफ चलेंगे तो इसकी वजह से एक इस प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, तो वो जब लास्ट में ही बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बट अभी ये लीज एग्रीमेंट का पैसा जो है अमे ने एज बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया और ये उसकी कैपिटल बन गई, क्योंकि ये पैसा उसने दिया है तो ऑब्वियसली है ये क्या है, उसकी कैपिटल है। अब उसने, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बिजनेस जो है रजिस्टर्ड हो, लीगल हो, तो इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन कराया और उस रजिस्ट्रेशन के लिए भी फीस पे की, तो ये भी उसकी क्या है, कैपिटल है। तो उसने अपने बिजनेस को लीगल बना लिया और उसके लिए उसने जो भी GSTN नंबर जो चाहिए था वो सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और अपने बिजनेस को स्टार्टिंग करने की तरफ आगे बढ़ा। अब जब उसने ये डिसाइड किया तो उसको ऑब्वियसली जो स्पेस जो उसने लिया है लीज पर उसको डेकोरेट करना था, ऐसा इस तरीके से बनाना था कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर लग सके। वहाँ डिफरेंट चीज़ों को उसको बेचना है तो उसको अलग अलग सेक्शन बनाने थे, तो उसने उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया और उसने उसके लिए जो फर्नीचर चाहिए था वो भी फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदने, डेकोरेशन करने और माल खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, तो उस पैसे के लिए वो फाइनेंस के लिए कहाँ गया, SBI बैंक के पास गया, अपना अप्रूवल दिखाया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया। उस बेस पर जब SBI सेटिस्फाई हो गया तो उसने वो 20 लाख रुपए का जो उसने डिमांड की थी उतना लोन देने के लिए SBI उसको तैयार हो गया। अब किस कंडीशन पर लोन दिया, तो वो यहाँ लिखी हुई है कि 2 लाख रुपए जो है एक साल में हम पे करेंगे और 10 साल तक वो किस्तें हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए हैं। 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना भी है उसके ऊपर दिया जाएगा। और जो ये इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी ये हर फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग डे पर पे की जाएगी। उसी के साथ साथ उसको कुछ पैसा अपने आप भी लगाना था, तो उसने HDFC बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट ओपन किया और 5 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट कराए। तो ये भी उसकी क्या बन गई, कैपिटल, क्योंकि ये पैसा भी उसने बिजनेस के अंदर अपना इंट्रोड्यूस किया है। तो कैपिटल हो गई 5 लाख यहाँ पर हैं, 2 लाख रुपए यहाँ हैं और 5,000 यहाँ है। आपको टोटल कैपिटल पता चल गई होगी 7,05,000। तो जब हम एंट्री करेंगे तो ये आपको याद रखना है। अब 1 अप्रैल 2019 को उसने बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और उसने कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए कि अब उसके पास पैसा आ गया है, तो उसने फर्नीचर ख़रीदा जो 8 लाख रुपीस का बैठा। तो ये ऑब्वियसली आपको पता है क्या है, एक एसेट है, उसने फर्नीचर ख़रीदा है। साथ ही साथ उसने डेकोरेशन के ऊपर डेकोरेशन एक्सपेंसेस स्पेंड किए जो कितने थे, 3 लाख रुपीस। 10,000 उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन लेने के लिए क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। ऐसे ही 50,000 इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए भी उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो ये दोनों सिक्योरिटी हैं जो उसको जब वो कनेक्शन को सरेंडर करेगा, जब उसको वापस मिल जाएंगी। तो अभी वो पे कर चुका है, ये उसकी एसेट्स हैं क्योंकि ये पैसा उसको वापस मिलेगा, तो इसलिए एसेट है। तो याद रखना है कि ये एसेट में हम शो करेंगे। उसने 8,000 रुपीज़ और स्पेंड किए कि प्रिंट कराई क्या पम्पलेट और डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके लिए लोगों को हायर किया, 1 को या 2 को जितने की भी ज़रूरत थी। तो उस बेस पर उसने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की एडवर्टीजमेंट भी की। तो ये क्या है, उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। तो इतना करने के बाद उसने फिर 2 अप्रैल को जब बिज़नेस स्टार्ट हो गया तो उसने ये सारी चीज़ें खरीदी जो उसके स्टोर में मिलेंगी। ग्रोसरी आइटम खरीदी, स्टेशनरी आइटम खरीदी, किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान हो सकते थे वो सारे खरीदे। क्योंकि अभी पैसा उसके पास इतना ज़्यादा नहीं है तो उसने नॉमिनल जो वैल्यूज़ थी उनकी वो चीज़ें खरीद ली। जितनी भी वो पेमेंट करेगा सब चेक से करेगा। जो भी उसको पेमेंट रिसीव होगी वो अपने बैंक को सेम डे डिपॉजिट करा देगा। मतलब कि उसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। हर जो डीलिंग हो रही है वो सिर्फ बैंक के थ्रू हो रही है।
जब ईयर क्लोज होता है तो ये रिजल्ट निकल कर आता है, क्योंकि हम एक एक सिंगल एंट्री पास नहीं कर सकते, बहुत लेंथी हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए ईयर एंड पर हमने डिफरेंट आइटम्स की जो है जो वैल्यू थी उसको देखा। तो गुड्स उसने ये और परचेज़ की, वो तो 2 अप्रैल को ख़रीदी थी, पूरे साल के अंदर उसने ये सारी गुड्स भी खरीदी। कुछ उसमें से क्या है, कैश में है, मतलब कि बैंक से पे की गई हैं, और कुछ क्रेडिट है, मतलब कि उधार खरीदी हैं। जो उधार खरीदी हैं वही हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। तो इसलिए क्रेडिटर को लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रेडिट वाला भी ऑप्शन ले लिया। ये टोटल परचेजेस उसने की है, जिसको हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जब दिखाएंगे। तो ये सब गुड्स वो परचेज करना है, तो आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। बैंक से पेमेंट हो रही है और जहाँ पर क्रेडिटर बन रहे हैं वहाँ पर क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही ये उसने पूरे साल के अंदर गुड्स को बेचा है, तो डिफरेंट गुड्स को उसने इस तरीके से बेचा है। कुछ बैंक से हैं, क्योंकि नॉर्मली सारी चीज़ें कैश में ही डील होती हैं। जो उसके नॉन टू थे कुछ जगह पर, वहाँ पर उसका क्रेडिटर भी है, मतलब कि क्रेडिट भी बेच रखा है। तो वो उसके डेटर्स हैं, क्योंकि उनसे उसको पैसा लेना है। तो डेटर को लाने के मकसद से हमने क्या किया था, इसमें कुछ क्रेडिट सेल को भी ले लिया था। अब सेल और परचेज हमें पता चल गई, हमें पता है कि सेल्स अकाउंट को हमें यूज़ करना पड़ेगा, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये आपको पता है। बैंक और डेटर क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो आपको याद रखना है, और हम टोटल से पास करेंगे, एक एक चीज़ के लिए पास नहीं करेंगे। फिर ये बाकी चीज़ें जो बाकी एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पर बताया है। अब क्योंकि बिलिंग करनी थी तो कंप्यूटर से बिल करना थी, तो 5 कंप्यूटर खरीदे, 25,000 का एक कंप्यूटर था। डेट बताई, क्योंकि डेप्रिसिएशन बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किसके ऊपर, कंप्यूटर पर, तो इस वजह से डेट बताना ज़रूरी था। 1,25,000 के उसने कंप्यूटर खरीदे। वेजिस और सैलरी पे की, अपने जो भी वर्कर्स उसने रखे। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे किए, टेलीफोन चार्जेस पे किए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे किए, जर्नल एक्सपेंसेस पे किए, फ्रेट पे किया, कैरिज पे किया, जो माल उसके पास तक पहुंचा उसके लिए, और रेंट भी दिया अपने स्टोर का, जो बता रखा है। टोटल कितना दिया है, 5,50,000। यहाँ आप याद रखिएगा कि 50,000 का रेंट निश्चित हुआ था हमारे बीच में। 12 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से 6 लाख बैठते हैं। अभी तक की जो पेमेंट है वो 5,50,000 की है। इसका मतलब 50,000 रुपये जो हैं आउटस्टैंडिंग है, तो उस आउटस्टैंडिंग को भी हमें कंसीडर करना होगा। वो रेंट इसी साल का है, बस अभी तक पे नहीं हुआ है, तो लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ उसने, क्योंकि वो बिज़नेस से ही अपने घर का खर्च चला रहा है, तो उसने 20,000 रुपये बिज़नेस से हर महीने चेक के थ्रू अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किए हैं। तो हमने ड्राइंग का कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद बनाया गया है, तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पूरे बिजनेस का कंसेप्ट समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको जितनी भी ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर, इनका मीनिंग और इनको कैसे हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं, या इनकी क्या प्रॉपरली मीनिंग है, वो हम सब इस जो कंसेप्ट के थ्रू हम सीख जाएंगे। तो कंफर्म है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को मन से बनाएंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत कुछ सिखा देगा, जो चीज़ें शायद अभी आपको पूरी तरह से नहीं भी आती हों। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे हो गए। अब आपको एक जूनियर अकाउंटेंट के रूप में उन्होंने अपॉइंट किया है, और आपको क्या करना है, जर्नलाइज करनी है, फिर लेजर अकाउंट बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना है, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाना है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में बनती है वो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट भी बनानी है। इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग को अपने में समा लेता है। तो ये इसका फ़ायदा है कि आप हर लास्ट तक की सारी चीज़ें इसमें सीख जाएंगे। हो सकता है कि अभी आपने ये चीज़ें इतनी प्रॉपरली ना की हो, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि जब तुम वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनमें भी कैसे चीज़ें डाली जा सकती हैं। दो अभी तक हम लेजर अकाउंटिंग तक ही काम कर पाए हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ज़रूर हो सकता है उससे आगे हो, बट गवर्नमेंट स्कूल अभी शायद अभी यहीं पर ही हैं लेजर तक ही, तो हम उसको कर पाएंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। जब ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के ज़रूर एबल हो जाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए जर्नल शुरू होती हैं, तो पहली जर्नल थी कैपिटल की। मैंने बताया था आपको कि 7,05,000 का अमाउंट है। नरेशन आपने लिख दी, बिजनेस जिस दिन शुरू हुआ उस दिन वो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। फिर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक को डेबिट कर दिया गया क्योंकि पैसा बैंक में गया। SBI बैंक लोन जो है क्रेडिट हो गया क्योंकि ये लायबिलिटी है आपकी।
उसके बाद पता था आपको फर्नीचर उसमें लिखा हुआ था तो हमने फर्नीचर खरीद दिया। उसके बाद डेकोरेशन के ऊपर आपने 3 लाख रुपीस खर्च किए थे तो वो यहाँ पर खर्च कर दिए। पेमेंट सारी बैंक से हो रही है इसलिए बैंक ही यूज़ हो रहा है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ जमा की गई हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए, टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए, ये स्टोर को रेंट पर लेने के लिए भी सिक्योरिटी दी गई थी। तो टोटल सिक्योरिटी कितनी हो गई 2,60,000, जो कैसे पे की गई है बैंक के थ्रू। तो ये सारी तो हमारी ओपनिंग एंट्री है एक तरीके से। जिस दिन हमने बिजनेस शुरू किया तो उस दिन ये सारे काम हमने किए, तो इन सबको हमने रिकॉर्ड कर दिया जो वहाँ पर लिखा था हमने। फिर 1 ही अप्रैल को हमने 8,000 रुपीज़ जो स्पेंड किए थे वो एडवर्टीजमेंट के पे खर्च किए थे वो लिख दिए। कंप्यूटर हमने खरीदी है वो हमने यहाँ पे लिख दिए, देखा था आपने। 2 अप्रैल को आपने गुड्स खरीदी थी तो उसका टोटल किया गया और 8,50,000 की आपने गुड्स खरीदी तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, और बैंक से खरीदी तो बैंक अकाउंट आ गया। फिर ड्यूरिंग द ईयर लिखा था, यहाँ के बाद की एंट्री वो है जो लिखा था कि ड्यूरिंग द ईयर ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो ये है। तो ये एक तरीके से सारी फाइनल एंट्रीज़ के थ्रू हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए सब पर डेट जो है 31 मार्च लिखी गई है क्योंकि फाइनल एंट्री मान रहे हैं हम इनको। तो उसमें सबसे पहले परचेज़ हमने की थी 2 तरीके से की थी, कुछ बैंक से दिया था और कुछ उधार लिया था, तो वो दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे शो कर दिए, टोटल कर दिया। टोटल परचेज़ ये दोनों हो गई, इसको आपको याद रखना है। फिर आपने माल को बेचा था, बेचने का भी उन्होंने बताया था कि कितना कैश बेचा है, मतलब कि बैंक से बेचा है, और कितने आपने डेटर बनाए हैं वो भी आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वेजेस और सैलरी पे की गई थी तो वो यहाँ पर लिख दी। उसी फिगर से जो वहाँ पर हमने यूज़ की थी वही सारी फिगर चल रही हैं, बस जनरल एंट्री दिखा रखी है कि क्या क्या बनती है। फिर ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आपने पे किए थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, टेलीफोन चार्जेस हो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो, जर्नल एक्सपेंस हो, फ्रेट हो, कैरेज हो, और रेंट भी पे किया गया था। जितना पे किया उतना मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अभी कुछ आउटस्टैंडिंग भी है तो नेक्स्ट पेज पर हम उस आउटस्टैंडिंग की एंट्री देखेंगे। तो ये होती है एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, और पेमेंट नहीं दी तो लाइबिलिटी है, देनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। फिर आपने जो SBI से लोन लिया था उसकी किस्त भी तो आपको जमा करनी थी, तो 2 लाख रुपए की आपने वो किस्त भी क्या कर दी, डिपॉजिट कर दी। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना था। आपका अमाउंट था 20 लाख जो आपने बैंक लोन लिया था, और पूरे साल का आपको इंटरेस्ट बैठता है 10%। तो 10% जब आप शो करते हो तो देखो 2 लाख रुपए निकल रहे हैं। ये आपका एक्सपेंस है, आपने डेबिट कर दिया, बैंक से पे किया तो बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर डेप्रीशिएशन को चार्ज करने की बात की गई थी। 15% हमारे जो डेप्रीशिएशन की रेट थी वो कंप्यूटर पर थी और फर्नीचर पर 10 लाख रुपये 10% की थी। फर्नीचर 8 लाख का है इसलिए 10% 80,000 बैठता है। कंप्यूटर 125 का था, 1,25,000, और इसका अगर मैं 15% निकालता हूँ तो वो बैठता है 18,750। वो निकाल कर हमने यहाँ शो कर दिया। फिर आपने ड्राइंग की थी, हर महीने 20,000 की ड्राइंग थी, और क्योंकि 12 महीने साल में होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर हमने ड्राइंग भी लिख दी, और ये भी कहाँ से निकली, बैंक से। तो बैंक में हमने ड्राइंग की एंट्री को भी इंक्लूड कर लिया। अब इस बेस पर अगर यहाँ तक देखें तो हमारी जर्नल का जो प्रॉपर फॉर्मेट थे वो हमने यहाँ पर पूरी अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर ली जो इस बिजनेस से संबंधित थी। इसके बाद जो हमें बनाना है वो लेजर अकाउंट बनाना है, मतलब कि सेम ट्रांजैक्शन को एक सिंगल अकाउंट में समराइज करना। तो आप इसको क्या कर देते हो, क्लासीफाई कर देते हो एक जैसी चीज़ों को एक अकाउंट में डालकर, जिसको हम लेजर अकाउंट कह देते हैं। परफॉर्मा आपको पता है ये होता है इस तरफ, ये इतनी साइड, यहाँ तक की साइड डेबिट साइड होती है, यहाँ तक की क्रेडिट होती है। कॉलम यही रहते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो। जर्नल जो आपने यहाँ बनाया है, यहाँ जो फोलियो होगा आपका, मान लिया ये पेज नंबर 3 है तो आपका यहाँ पर जो जर्नल फोलियो आएगा वो पेज नंबर 3 आएगा। तो जिस पेज की जो एंट्री है वो यहाँ पर नंबर डल जाता है। तो सबसे पहले कैपिटल थी, कैपिटल में देखो आपने एंट्री देखें तो एंट्री थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो बैंक उसमें आएगा। कैपिटल किस साइड में थी, क्रेडिट में, तो हमने क्रेडिट में एंट्री लिख दी। क्या लिखा, बाय बैंक, और अमाउंट डाल दिया, और वही फिर हमारा बैलेंस बनता है, और वही फिर हमारा BD बैलेंस आता है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर BD बैलेंस निकालना कंपलसरी है। बैंक में पेमेंट यहाँ होती हैं, जो भी पैसा मिलता है वो यहाँ से मिलता है। तो 3 तरीके से पैसा मिला था बिजनेस को, एक कैपिटल के रूप में, एक लोन के रूप में, और एक सेल के रूप में। वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। सेल भी सिर्फ कौन सी, जो बैंक के थ्रू हुई है, जो उधार है वो नहीं आएगी।
और ये सारे हमारे एक्सपेंसेस थे, तो हमने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल दिए। क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकल कर आया। कैसे निकलेगा, इसका टोटल आप करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे और इन सब के टोटल को कर माइनस कर देंगे। उस बेस पर आपका बैलेंस निकल जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा। तो ये हम बैलेंसिंग करते हैं अपने लेजर अकाउंट की। हमेशा आपको बीडी पर बैलेंस छोड़ना है, ये आपको याद रखना है। 2 लेजर अकाउंट बनाएं, ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे लेजर अकाउंट बनाएंगे। एसबीआई लोन अकाउंट आया, लोन यहाँ से लिया आपने, लायबिलिटी है, क्रेडिट में होती है। जब पेमेंट की तो डेबिट से कर दी, बाकी बचा आपका यहाँ पर आ गया, वही आपका बैलेंस रह गया। फर्नीचर आपने खरीदा यहाँ से, क्योंकि खरीदा जाएगा तो एक एसेट है, डेबिट में आती है। डेप्रीशिएशन लगा और जो बाकी बैलेंस बचा वो यहाँ लिखा, वही बैलेंस फिर यहाँ आ गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 प्रकार की थी, तीनों लिख दी और यही आपका क्या है, बैलेंस बीडी है, मतलब कि एक एसेट है आपकी, और एसेट का हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही मिलेगा। एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस मिलता है। देखिए ये लिख रखा, यहाँ से तो ये पे किया गया था, यहाँ पर आ गया, बैलेंस निकला, यहाँ आया। कंप्यूटर एक एसेट है तो उसका भी आप डेबिट बैलेंस ही पाओगे। जितने में खरीदी थी यहाँ लिखी, जो डेप्रीशिएशन लगा वो लिखा, माइनस कर बैलेंस निकाला जो यहाँ पर आ गया। ऐसे ही परचेज अकाउंट, परचेज भी एक तरीके से एक्सपेंस कहें तो ये डेबिट होता है, एक गुड्स एसेट है, किसी तरीके से ले लो तो ये यहाँ पर आएगा। जितनी बार आपने खरीदी वो सारी हमने यहाँ पर लिख दी, टोटल कर दिया, वही टोटल आपका क्या हो गया, बैलेंस बीडी बन गया। सेल आपने 2 प्रकार से की थी। सेल एक इनकम होती है, इनकम का हमेशा क्रेडिट साइड पर अफेक्ट होता है, तो इसलिए इनकम कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड में, और फिर उसका टोटल होकर यहाँ आया, और इनकम ऑब्वियसली क्रेडिट में ही आपको उसका बैलेंस भी मिलेगा। फिर डेटर एक एसेट होती है, बैलेंस आपको डेटर का यहाँ मिलेगा। जो डेटर बने थे वो सेल्स के थ्रू बने थे, पेमेंट उनको हुई नहीं या उन्होंने दी नहीं हमें, या नहीं, यही है कि पेमेंट उन्होंने नहीं दी, तो जितना बैलेंस था यहाँ आ गया। सेम बात क्रेडिटर के लिए हुई, क्रेडिटर बने यहाँ से, पेमेंट उनको दी नहीं तो अभी मुझे इतना देना है, ये मेरी लायबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस के साथ है। अब जितने एक्सपेंसेस हैं उनके सबके डेबिट बैलेंस आपको मिलेंगे। पहले उस एक्सपेंस को आपको यहाँ दिखाना होगा, बैलेंस निकालना होगा, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। हर जो एक्सपेंसेस हैं उसमें यही प्रोसेस होती जाएगी और ये आपके बैलेंस निकलते चले जाएंगे। देखिए सब में वही सिंगल एंट्री हैं तो उन्हीं वही सिंगल हमारे बैलेंसेस निकलते जा रहे हैं। फिर रेंट भी एक एक्सपेंस था तो देखिए उसका भी बैलेंस आपका यहीं पर निकल रहा है। 2 प्रकार से हुआ था, इतना पे कर दिया था, इतना आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस करा वो यहाँ पर आ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है, देखिए बैलेंस किस तरफ आया, क्रेडिट में आया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एसबीआई लोन ये आपका एक्सपेंस है, फिर तो बैलेंस आप किस तरफ पाओगे, डेबिट में पाओगे। डेप्रीशिएशन भी एक तरीके से लॉस है, तो लॉस कहाँ मिलेगा, डेबिट में मिलेगा। देखिए डेबिट में 2 लॉस आ रहा है, 2 प्रकार से डेप्रीशिएशन चार्ज किया, दोनों को लिख दिया। ड्राइंग भी एक तरीके से कहें तो कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो देखिए यहाँ से उसने पे की गई, वो मतलब एक तरीके से विड्रॉ किया गया अमाउंट, फिर ये बैलेंस निकला और ये डेबिट बैलेंस के साथ आपको मिलती है। अब जब आप इतना काम कर लें तो आपने अपने सारे लेजर अकाउंट बनाने पूरे कर लिए जो इस क्वेश्चन में बनने थे। अब आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये बैलेंस जिनको मैंने सर्कल किया है, जहाँ डेबिट में है डेबिट में लिख देंगे, जहाँ क्रेडिट में है क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो जाता है। किसका बन रहा है, हमें डिपार्टमेंटल स्टोर का। कब बन रहा है, 31 मार्च 2020 को, जब साल खत्म हुआ। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, लोन क्रेडिट बैलेंस, सेल क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट बैलेंस, इतनी चीज़ें क्रेडिट साइड में थी, टोटल हो गया। बाकी सारी चीज़ें हमारी डेबिट में हैं, या तो ये एसेट हैं और या ये कोई एक्सपेंस है, तो इस वजह से ये कहाँ आ रही हैं, हमारे डेबिट में आ रही हैं। क्रेडिट में या तो सेल आती है, या जिसको हम इनकम कहें वो आती है, और या लायबिलिटीज़ आती हैं। तो ये आपको समझना है, कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए वो भी आपको क्रेडिट में मिलेगी। तो जो रूल हमने सीखे हैं कि लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, इनकम हो, वो सब क्रेडिट में रहती हैं, और जितनी एसेट्स हैं और जितनी एक्सपेंस हैं वो सब डेबिट में रहते हैं। तो अगर उस रूल को याद रखोगे आप तो आप आसानी से ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर लोगे। ट्रायल बैलेंस की खासियत होती है कि इसका टोटल इक्वल आना चाहिए, तो आप पाओगे कि हमारी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इसको सही करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, अगर हमने कोई जर्नल एंट्री सही नहीं की है तो उस वजह से टोटल कभी कभी नहीं मिलता।
मैं आपको बताऊं तो मेरा भी डिफरेंस आ रहा था, फिर जब मैंने सर्च किया तो वो एंट्री मिल गई, तो फिर हमने उसको टोटल कर लिया। तो क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, गलती होने की संभावना होती है, तो आप उस चीज़ को नोट रखिएगा, पर मेहनत करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत कुछ सिखाएगा। अब क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस तक का काम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने स्टॉक का मतलब वो अनसोल्ड पार्ट जो अभी तक बिका नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने सब कुछ बेच दिया होगा, कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो नहीं बिका होगा गुड्स का। तो उस गुड्स के अनसोल्ड पार्ट को मुझे वेरीफाई करना होता है, और वो भी फिजिकली वेरीफाई करना होता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है, जो ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं मिलता। वो अलग से ही नीचे लिखा होता है। ये फिगर अभी यहाँ पर गलत है क्योंकि एंट्री हमने 6,60,000 की है, तो मैं यहाँ इस फिगर को चेंज कर देता हूँ। ये है 6,60,000। तो जब फिजिकली वेरीफाई किया तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना निकला, 6,60,000। तो ये आप, क्योंकि एजम्पशन है, मुझे उसको देखना था, तो उस वजह से मैंने एजम्पशन से एक अमाउंट यहाँ पर डिसाइड कर लिया और वो यहाँ पर लिख दिया। अभी क्योंकि हम आर्टिफिशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें इसी तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा, पर दिखाना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी हमें पता है, और ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, हमें ये भी पता है। जब हम इस काम को कर लें तो फिर हमें अपने फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, और ये उस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी जिसको हम यहाँ पर करेंगे। अभी क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने क्या क्या यूज़ किया है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है। तो यहाँ आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। ऊपर वाला पोर्शन जो ये वाला इतने वाला हिस्सा होता है, ये ट्रेडिंग होता है। इसके नीचे जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये वाला पोर्शन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन होता है, जिसके अंदर हम सेल और परचेज के थ्रू क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। फिर हम अपने जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम है, उसके बेस पर अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमारा निकल रहा हो उसको निकालते हैं। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ही इसी का ही पार्ट होता है ट्रेडिंग का। उस समय में ट्रेडिंग नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया था, फिर उसको चेंज करना भूल गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे और ये पैसा जो है आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो हो गई उसकी एंट्री। देखिए 6,60,000 ही की है, 6,60,000 ही अमाउंट डाला है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका ये होता है कि परचेज और जितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो एक ही अभी डायरेक्ट एक्सपेंस था हमारा वेजेस एंड सैलरी, ये हमने कहाँ डाल दिए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट का मतलब है जो बिजनेस में परचेज और सेल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर सैलरी पहले लिखा होता तो फिर नीचे आता, अभी वेजेस पहले है, इसका मतलब वेजेस का पोर्शन ज़्यादा है, तो इसलिए वो यहाँ पर आया है। तो आपकी दो चीज़ें यहाँ आती हैं, अगर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो वो भी यहाँ आता, और आपकी सेल और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आती हैं, और उस बेस पर आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका होता है। एक इसमें हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी यूज़ करते हैं, जिसको हम COGS कहते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक होता है, बिजनेस पहले से चल रहा होता, तो इसका कुछ ओपनिंग स्टॉक होता, उसके अंदर आप परचेज प्लस करते जो दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करते हैं, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, तो ये आपकी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। जब आप इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तो इसको फिर मैंने बाद में अपनी जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसमें दिखा रखा है, तो वहाँ हम इसको देखेंगे। मुझे अभी इसको आपको बताना था कि वो COGS कैसे निकला होगा, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट उसके बेस पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे यहाँ आए, जितने भी, अब वो चाहे डेप्रिसिएशन हो, डेकोरेशन हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कैरिज हो, फ्रेट हो। रेंट पूरा आएगा 6 लाख, 5,50,000 नहीं लिखना, इस बात को याद रखना। लेजर अकाउंट जो बनाए हैं उनके बैलेंसेस ही यहाँ लेने हैं, मतलब कि आपको बैलेंस यहाँ से लेने हैं ट्रायल बैलेंस से, इस बात को आपको याद रखना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से उठकर यहाँ आया, तो मुझे पता चला
कि हमारा जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़ी बड़े हैवी इन्वेस्ट देखिए एक्सपेंसेस हैं। 6 लाख एक है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। साल पहला था, बिजनेस शुरू किया था, तो डेकोरेशन में भी आपने खूब खर्च कर रखा है, वो आपका प्रॉफिट कवर नहीं कर पाया, तो आपकी सेल इतनी नहीं हो पाई कि वो इन सब चीज़ों को कवर कर पाए। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि आपके एक्सपेंस ज़्यादा थे और आपका रेवेन्यू क्या था, कम था। तो आपको कितने का लॉस हुआ फर्स्ट ईयर में, 2,99,750। आप चाहें तो फिगर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट निकले, पर बट क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि हाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पहला साल है तो ये एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको लॉस में दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस चल नहीं रहा, चल तो अच्छा रहा है। देखिए 10,45,000 का अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है, बट अभी हमारे हैवी एक्सपेंसेस थे ऐसे, जो कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में होने हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो उस वजह से मैं मानता हूं कि नेक्स्ट ईयर हम जरूर देखिए 3 लाख यही कम कर दूं तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब बिजनेस तो ठीक दिशा में है, बट अभी क्योंकि फर्स्ट ईयर था इस वजह से हमें लॉस थोड़े ज़्यादा हुए। अब इसको मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रेजेंट किया, सेल्स दिखाई, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाई, परचेज में जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस किए हैं, और अपने ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाया। तो आप इस तरीके से इसको ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या था, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है एमए डिपार्टमेंटल स्टोर की, और किन किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, सेल्स, और इस सेल्स में से अगर मैं COGS माइनस करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज साउंड वेरी नाइसली पॉजिटिव वे में, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हम अच्छा कमा रहे हैं, इसका मतलब हम जा तो सही दिशा में रहे हैं, भविष्य में हम जरूर प्रॉफिट की तरफ चलेंगे, नेट में भी। आगे आते हैं वही एक्सपेंसेस जो हमने किस पर करे हैं, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, मतलब कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े नहीं हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें आप पोर्शन देखो तो रेंट बहुत पे कर रहे हो आप, तो आपको इसको रेंट को जरूर कवर करना पड़ेगा, तो इसको कवर करने का साधन हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन की कोई खास परसेंटेज नहीं है, धीरे धीरे ये कम भी हो जाएगी। डेकोरेशन एक्सपेंसेस इस साल थे, अब इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये पोर्शन ही हट जाएगा, तो आप पाओगे कि एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में ज़रूर डाउन जाएंगे। इंटरेस्ट भी 14% है अभी, पर ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जैसे जैसे कम होगा आप इंटरेस्ट के पोर्शन को कम करते चले जाइए, क्योंकि हम वैसे भी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 12 से रिलेटेड हैं, अभी इनको मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वगैरह को नहीं बताना चाहता। तो अभी हमें क्या समझना है कि ये कैसे कवर किया जाए, इस पर ध्यान दें। ये हट ही जाएगा अब हमारे उसमें से, और इसको रिड्यूस होना ही होना है। तो इस तरीके से हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर कर प्रॉफिट की दिशा में नेक्स्ट ईयर चल सकते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन है जो आपको किस में लिखनी है अपनी, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जितने एक्सपेंसेस थे वो सारे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिए हैं। ये सारे एक्सपेंसेस हैं जिनका भी पीछे आपने पाई चार्ट देखा, इन्हीं को मैंने यहाँ दिखाया है। ये है ग्रॉस प्रॉफिट जो इन एक्सपेंसेस से पहले था। अब जब ये इतने एक्सपेंसेस हुए तो ये ज़्यादा हो गए, टोटल बैठ गया 13,54,000। तो देखो बिल्डिंग ये छोटी है ये बड़ी है, तो इस वजह से आपको क्या हुआ, लॉस हो गया, नेगेटिव में मार्क जो है फिगर चली गई। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं और फिर इसी को आप ग्राफिकली प्रेजेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जितने भी पाई चार्ट वगैरह बनाएंगे आप, इवन मैं तो कहूँ कि जर्नल एंट्री भी जो आप करेंगे ये सब आप किस पेज पर करें, लाइन वाले पेज में ना करके ब्लैंक पेज पे करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आप इस तरफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जितनी जनरल एंट्री आप पास कर रहे हो उसकी एंट्री यहाँ पर लिख दिए ट्रांजैक्शन, और उस बेस पर आप कर लें तो ये आपके दोनों पेज भर देंगे। ये भी आप किस पर चिपकाएंगे, जो आपका ब्लैंक पेज होगा उसी पर इसको पेस्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपका प्रोजेक्ट। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो बैलेंस शीट बनाने का था, जो लास्ट स्टेटमेंट हमारी होती है बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट बनाई, इसमें ये पर्टिकुलर नहीं है, ये इस चीज़ को आप सुधार लीजिए, लायबिलिटी है तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये साइड हमारी एसेट साइड होती है। तो जितनी लायबिलिटी थी देखिए कैपिटल थी, कैपिटल में से नेट लॉस को माइनस किया गया, ड्राइंग को भी माइनस किया गया। अल्टीमेटली आप पाओगे कि बिजनेस में भी ओनर को और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास पैसा ही बहुत कम बचा है जो उसका खुद का लगा हुआ है।
बैंक लोन अभी देखिए कितना हैवी है, आउटस्टैंडिंग रेंट के 50,000 अभी भी आपको देने हैं, ये आपके क्रेडिटर हैं, ये सारी आपकी एसेट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप उसको यूज़ करते रहेंगे तो ये तो आपकी एक एसेट ऐसी है जो कभी भी कैश में कन्वर्ट तो नहीं हो पाएगी। हाँ, वैसे आपके पास एसेट है, जिस दिन आप बिज़नेस को बंद करेंगे तो आप ये ज़रूर पैसा ले सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, इसको आप बेचकर पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। तो ये हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड थी, जो हमें बता रही थी कि बिज़नेस की लायबिलिटी और एसेट कैसे इक्वल हैं। तो दोनों के पोर्शन आप देखें तो दोनों इक्वल मिलेंगे आपको, जो होती भी हैं। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्रिहेंसिवली अपने फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल डाटा को एक डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रिपेयर किया। अब इसी को हम फिर वही ग्राफिकली शो करें, जिससे वो फिर हमें सुंदरता के साथ ये बता पाए कि हमने क्या किया है। तो ये यहाँ पर मैंने जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं हमें लिमिटेड की वो दिखा रखी हैं। तो आप पाओगे कि आउटसाइडर में बैंक लोन सबसे बड़ी लायबिलिटी है हमारी, क्रेडिटर भी अच्छे खासे हैं, कैपिटल कम है। बस यही एक चिंताजनक पार्ट है कि ओनर का खुद का पैसा अभी बिजनेस के अंदर कम लगा हुआ है। तो इस पर ओनर को ध्यान देना चाहिए, और अगर वो इसको इम्प्रूव कर ले तो वो बिज़नेस को सक्सेसफुली रन भी कर पाएगा और अच्छे ढंग से हैंडल भी कर पाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट इतना बड़ा नहीं है, तो ये चला मैनेजेबल है, चल सकता है। अब इसी बेस पर फिर मैंने सारी एसेट्स भी दिखा दी, जो एसेट्स हैं तो यहाँ हर एक के पोर्शन दिखाए गए हैं। तो देखिए आप, सब कुछ बैंक में पैसा ठीक ठाक है, 11% पैसा बहुत होता है। फर्नीचर आपके पास 30% का है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बहुत है। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइंस है कि इतने को आप बेचकर इसको 10-12 लाख में बेच सकते हैं, तो यहाँ से पैसा आपका ज़रूर मिलेगा। इतना मार्जिन चलता भी है क्योंकि इतने सारे एक्सपेंसेस को हमें देखना होता है। आप ये भी देखिए कि जो बिज़नेस करता है उसको कितने खर्च करने पड़ते हैं, तो इतना बड़ा मार्जिन हमें चाहिए ही होता है इतने सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो ये आया हमारा एसेट्स का। अब दोनों की कंपैरिजन एक साथ देखिए, इतना पैसा बिजनेस में ओनर का है, इतना पैसा उसने बाहर वालों से उधार ले रखा है, और दोनों मिलकर इतना हो जाता है। तो देखिए ये परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा चल रही है अभी। तो इसको कैसे कवर किया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि आइडियली जो रेशो होती है वो 2:1 होनी चाहिए। मतलब कि 2 रुपये अगर बाहर वालों के हैं तो 1 रुपये बिजनेस में किसका हो, ओनर का भी हो। तो अगर 21 लाख रुपए बाहर वालों के हैं तो ये कन्फर्म है कि 10 लाख रुपये के आसपास किसके होने चाहिए, ओनर फंड भी होना चाहिए, जो अभी नहीं दिख रहा। तो किस तरीके से मैं 1 लाख को 10 लाख पर पहुँचा पाऊँगा, या इसको डाउन कर दूँ, तो उस चीज़ को भी देखा जा सकता है। तो देखते हैं इसको कैसे मैनेज करेगी कंपनी। एसेट आपको पता ही है क्या क्या है, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को हमें बताती है, जिसके बेस पर डिफरेंट लोग डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। अब वो चाहे बैंकर हो, वो चाहे ओनर हो, वो चाहे सप्लायर हो, सब इसी के बेस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारी उस फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है हमें लिमिटेड की, एक पर्टिकुलर जब ईयर एंड होता है उस समय। फिर यही सारी चीज़ें जो हम अभी वहाँ डिस्कस कर रहे थे, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि आपने क्या देखा और क्या होना चाहिए, क्या सजेशन है आपके हमें लिमिटेड के लिए या हमें डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कंक्लूजन देने के बाद आप बताओगे कि आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की इस डाटा को बनाने में, चाहे वो लेजर का फॉर्मेट हो, चाहे जर्नल का फॉर्मेट हो, बाकी जितनी चीज़ें हैं आप उन हर रिसोर्सेज को यहाँ पर अपनी बिब्लियोग्राफी में शो करेंगे, और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ पाए कि आप ये प्रोजेक्ट को कैसे इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली बना सकते हैं। नेक्स्ट में BRS के ऊपर प्रोजेक्ट होगा, वो भी आपके पास कल तक आ जाएगा। अभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू।